फेड्री कहता रहता है कि अब हमें चलना चाहिए और पिताजी को और अधिक इंतजार नहीं करवाना चाहिए और लॉर्ड कार्सिस भी वहां आ जाते हैं। इसके बाद वे सभी कैरिज में बैठ जाते हैं और कुछ समय तक चलने के बाद में वह टेम्पल तक पहुंच जाते हैं और कोचमैन कैरिज को रोकते हुए कहता है कि हम टेम्पल पर पहुंच गए हैं। टीएन चलती रहती है और उसके पिता कहते हैं कि टीएन इधर आओ और वो उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। यह देखकर टीएन सरप्राइज हो जाती है। फेड्री और लेडियन भी इस बारे में आश्चर्य में थे और फेड्री कहता है कि पिताजी क्या आप उसे इसी तरह गोद में लेकर जाएंगे और लॉर्ड कार्सिस कहते हैं कि हाँ आपने ठीक कहा। अगर मैं टीएन को एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से दूर कर देता हूँ तो कौन जानता है कि इस टेम्पल के मूर्ख लोग उसके साथ क्या करने की कोशिश करेंगे। यह सुनकर फेड्री सोचता रहता है कि अब मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि उन्होंने संभवतः टीएन को यहाँ लाने पर जोर दिया होगा ताकि वह स्वयं उसकी योग्यता की पुष्टि कर सके और यदि उन्होंने उसकी लाइट एबिलिटी को सिद्ध कर दिया तो वो अपने फायदे के लिए उस पर दावा करने की कोशिश करेंगे। अपने पिता को ऐसा व्यवहार करते देखकर टीएन उन्हें कसके पकड़ती है और सोचती रहती है कि हर कोई इस बारे में परेशान लग रहा है। क्या होगा यदि कोई अनजान व्यक्ति मुझसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा और यदि ऐसा हुआ तो फिर मैं जैसा कि बड़े भैया ने कहा है मैं वैसा ही करूंगी, जोर से चिल्लाऊंगी और दृढ़ता से उन्हें मना करूंगी क्योंकि मैं सचमुच किसी और के साथ नहीं जाना चाहती हूँ और मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाऊंगी कि वो मुझे न लेकर जाए। टेम्पल की एंट्रेंस पर हाई प्रीस्ट एंड्रोस स्वागत करते हुए कहते हैं कि लॉर्ड कार्सिस आप आ गए और आपकी इस यात्रा में आपको असुविधा होने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और होली पॉप ने विशेष रूप से मामले की व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करने के लिए आपकी उपस्थिति मांगी है और आपकी गोद में जो बच्ची है क्या यह वही है। यह सुनकर टीएन सतर्क हो जाती है और उनसे हेलो कहती है और सोचती रहती है कि क्या समय हो गया है, क्या यह वही वक्त है जब मुझे चिल्लाकर कहना चाहिए कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहती हूँ। लॉर्ड कार्सिस प्रीस्ट एंड्रेस से कहते हैं कि यह बच्ची थोड़ी शर्मीली है इसीलिए हम आवश्यक औपचारिकताओं को छोड़कर सीधे मुद्दे की बात पर आना पसंद करेंगे। यह सुनकर प्रीस्ट एंड्रेस स्माइल करते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, चलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और वो एक प्रीस्ट को अपने पास बुलाते हैं जिसके पास टीएन और लॉर्ड कार्सिस के हेयर थे। लॉर्ड कार्सिस कहते रहते हैं कि हम आपको शीघ्र ही परिणाम दिखाएंगे इसीलिए कृपया आप यहाँ प्रतीक्षा कीजिए और यह सुनकर हाई प्रीस्ट कहते रहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप एक साथ रहकर यहाँ से ही परीक्षण कर सकते हैं। हाई प्रीस्ट मंदिर के होली वाटर में उनके बालों को डाल देते हैं। मंदिर की विरासत सत्यापन की विधि सरल है इसीलिए पोप या उनके प्रतिनिधित्व पवित्र जल में पवित्र शक्तियों को डालते हैं और इस पवित्र जल से ही माता पिता और बच्चे के बालों के कुछ कतरे पानी में डालने से यदि जल का रंग नीला हो जाता है तो यह समझ लिया जाता है कि उसके वंश की पुष्टि हो गई है और यदि पानी में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है तो इसका मतलब उसके वंश की पुष्टि नहीं हुई है। यहाँ कुछ तो अलग था, पानी में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ था और यह देखकर हाई प्रीस्ट स्माइल करते हुए कहता है कि प्यारी बच्ची इस पानी का रंग बिल्कुल भी नहीं बदला है। हाई प्रीस्ट एंड्रेस को ऐसा करते देखकर लॉर्ड कार्सिस सोचते रहते हैं कि इसीलिए उन्होंने जोर दिया था
कि टियन पूरी तरह से इस पर नजर रखे और वे परिणामों में हेराफेरी करना चाहते थे और बच्ची को झटका देना चाहते थे ताकि वह इस बात का फायदा उठा सके और उस बच्ची को उसके परिवार से छीन सके। हाई प्रीस्ट कहते रहते हैं कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि परिणाम क्या होंगे। यदि बच्ची सच्ची उत्तराधिकारी नहीं है तो टेम्पल अस्थायी रूप से उसे अपने अंदर ले लेगा। इसीलिए अब आपको बच्ची को हमें सौंप देना चाहिए। यह देखकर लेडियन जल्दी से उनके सामने आ जाता है और कहता रहता है कि यह क्या है, पीछे हटिए, आपको उससे दूर रहना चाहिए। यह देखकर हाई प्रीस्ट एंड्रेस कहते रहते हैं कि अफसोस की बात है, लेकिन इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता है क्योंकि आपने इसके परिणाम स्वयं देखे हैं। इसीलिए आपको बच्ची की किसी भी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। टियन अपने पिता के कोट को कसके पकड़ती है और कहती है कि माफ कीजिएगा, लेकिन आप क्या यह कहना चाहते हैं कि मैं लॉर्ड कार्सिस की बेटी नहीं हूँ? मुझे यह अजीब लग रहा है, यह सही नहीं हो सकता है। और यह सुनकर लॉर्ड कार्सिस और प्रीस्ट भी शॉक हो जाते हैं और टियन अपने पिता से कहती है कि पिताजी प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए। और यह सुनकर लॉर्ड कार्सिस कहते हैं कि ठीक है। टियन की बातों को सुनकर हाई प्रीस्ट अपने सिर के हाथ लगाते हुए हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं कि वह अभी भी कुछ भी नहीं समझती है क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा छोटी है और ईश्वर की इच्छा पर संदेह कर रही है। टियन के बारे में ऐसा कहते देखकर लॉर्ड कार्सिस कहते हैं कि एंड्रोस अपने शब्दों को संभाल कर कहिए। वह एस्टीरियन परिवार की उत्तराधिकारी और एकमात्र प्रिंसेस है। यह सुनकर हाई प्रीस्ट एंड्रेस घबरा जाते हैं और सोचते रहते हैं कि लेकिन क्या होगा अगर वह असली वारिस नहीं हुई तो आखिर वह इस बात पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं। यह सब सुनकर बाकी के प्रीस्ट भड़क जाते हैं और कहते रहते हैं कि लॉर्ड कार्सिस, क्या आप ईश्वर पर प्रश्न उठा रहे हैं? क्या आप ईश्वर की निंदा कर रहे हैं? मंदिर की विरासत की परीक्षा कभी भी गलत नहीं हो सकती है और न ही कभी गलत हुई है। उन सबको यह कहते देखकर टियन अपने चेस्ट पर हाथ रखती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो यह अब गलत है, यह प्रोफेसी अब गलत है। टियन को ऐसा कहते देखकर हाई प्रीस्ट सोचते हैं कि आखिर यह निर्लज्ज लड़की ऐसा कैसे कह सकती है और मुझे पता था कि यही योजना उल्टी पड़ जाएगी क्योंकि एस्टीरियन लोग इतनी आसानी से ऐसी चाल में नहीं फंसने वाले हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने कहा था कि बच्ची इतना डर जाएगी कि वह इसका विरोध भी नहीं कर पाएगी, वे सभी लोग भी अब गायब हो गए हैं। यहाँ तक कि यह भी सच है कि इस बच्ची में लाइट एबिलिटी है, प्रकाश की दीप्तिमान ऊर्जा अचूक है। यहाँ तक कि देवता रूसेट की दिव्य शक्ति के निशान उसमें गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो भी हमने किया है उसका परिणाम अब हम पर उल्टा पड़ने वाला है। टियन अपने हाथ में अपने कुछ बाल लेती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी आपके बाल। टियन के पिता समझ गए थे कि टियन क्या करने वाली है और वो भी अपने बाल देते हुए कहते हैं कि लो, ये लो। और यह देखकर टियन कहती है कि इसके लिए शुक्रिया पिताजी। टियन उन बालों को होली वाटर की ओर लेकर जाती रहती है। यह देखकर हाई प्रीस्ट कहते हैं कि आप यह क्या कर रही हैं और टियन कहती है कि हाई प्रीस्ट, मेरे पास स्नो लेपर्ड की फर और ब्लैक पैंथर की आइज हैं, इसीलिए यह बात कहने का कोई मतलब नहीं निकलता कि मैं एक एस्टीरियन नहीं हूँ। टियन जाते जाते सोचती रहती है कि मैं अपने पिता और माता की बेटी हूँ, इसके अलावा एस्टीरियन ने भी मुझे स्वीकार कर लिया है, इसीलिए इन सब से अब मैं डरने वाली नहीं हूँ। टियन को ऐसा करते देखकर हाई प्रीस्ट सोचते रहते हैं कि यह परिणाम वास्तव में हमारे पक्ष में काम कर सकता है क्योंकि पवित्र जल में दैवीय शक्ति नहीं है, इसीलिए पुनः परीक्षण करने पर भी परिणाम वही होंगे। टियन उन हेयर को जाकर डाल देती है और हाई प्रीस्ट सोचते रहते हैं कि मैं बस उसे आश्चर्य से प्रकट करूंगा और हेर फेर किए गए परिणाम को सत्य के रूप में पेश करूंगा। टियन द्वारा उन बालों को पानी में डालते ही वह पानी गोल्डन कलर में बदल
बदल जाता है और यह देखकर बाकी के प्रीस्ट सरप्राइज हो जाते हैं और सोचते रहते हैं कि आखिर यह क्या है, पानी का रंग सोने जैसा हो गया है। यह देखकर लॉर्ड कार्सेस भी सरप्राइज हो जाते हैं और सोचते रहते हैं कि यह हेरिटेज स्टेट से नहीं है, यह मंदिर स्वयं टीएन के साथ प्रतिद्वंदित हो रहा है। मंदिर के चारों ओर फैली लालटेन जैसी दिव्य शक्ति प्रतिक्रिया में टीएन का प्रकाश बाहर खिंच रहा है। बाकी के व्यक्ति कहते रहते हैं कि लेकिन जल नीले कलर में नहीं बदला है, पोप के प्रतिनिधियों ने उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है, इसीलिए यह परिणाम त्रुटिपूर्ण है। प्रीस्ट एंड्रियस कहते रहते हैं कि हाँ बिल्कुल, माता पिता होने की पुष्टि के लिए पवित्र जल के रंग का नीला होना आवश्यक है। भले ही यह घटना असाधारण है, फिर भी यह निष्कर्ष से कोसों दूर है। हाई प्रीस्ट यह कहता ही रहता है कि अचानक से प्रिंस इयान रोज वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप यह कहना चाहते हैं कि उचित प्रक्रियाएं ही पर्याप्त होंगी। प्रिंस इयान रोज को अंदर जाते देखकर रेड हेयर मैन कहता रहता है कि योहानेस, आप इस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और प्रिंस इयान रोज जाते जाते कहते रहते हैं कि आखिर कौन कहता है कि मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ, और इससे पहले कि मुझे क्राउन प्रिंस का ताज पहनाया गया था, परम पावन पोप ने मुझे एक प्रतिनिधि का अधिकार प्रदान किया हुआ है। क्या आप यह बात भूल गए हैं। योहानेस को यहाँ देखकर एंड्रियस अपनी मुट्ठी को कसते हुए सोचता रहता है कि इतने सारे लोगों में से सिर्फ योहानेस को ही प्रकट क्यों होना था। मैंने सोचा था कि उनकी उपाधि केवल औपचारिक थी, उन्हें वास्तव में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए था। टीएन भी इयान रोज को यहाँ देखकर सरप्राइज थी और इयान रोज कहता रहता है कि अब सब ठीक है, हमें इस परीक्षण को दोबारा करना चाहिए, विरासत परीक्षण जल्दी कीजिए। योहानेस सीक्रेट वाटर के पास जाते हैं और अपने हाथ को आगे करते हुए उसमें कुछ कैस्ट करते हैं और हाई प्रीस्ट से कहते हैं कि क्या अब आप इसे स्वीकार कर सकते हैं एंड्रेस। योहानेस को ऐसा करते देखकर हाई प्रीस्ट अपने दांतों को कसते हुए देखता रहता है और योहानेस के मैजिक के कारण हॉली वाटर में वापस से पावर्स आ जाती हैं और वो नीला हो जाता है। प्रिंस इयान रोज कहते रहते हैं कि वास्तव में टीएन एस्टीरियन परिवार का ही खून है और वह मार्किस कार्कस सेलेस्टिया की जैविक बेटी है। इयन को यहाँ देखकर टीएन खुश होती है और उसकी ओर आते हुए कहती है कि इसके लिए आपका शुक्रिया मास्टर इयान। यह सुनकर इयान कहता है कि इस तरह की किसी भी चीज के लिए मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह स्वाभाविक है। टीएन स्माइल करते हुए कहती रहती है कि आपने हमेशा ही मेरी मदद की है, जब मैं थोड़ी और बड़ी हो जाऊंगी तो मैं निश्चित रूप से आपका कर्ज चुका दूंगी मिस्टर इयान। इयान को देखकर इयान सोचता रहता है कि जब से मैंने उसे आखिरी बार देखा था तब से वह अब बहुत ज्यादा बदल गई है और पिछली बार तो उसे कोई उपहार भी देता था तो वो उससे डर जाती थी, लेकिन अब यह बदल गया है। टीएन की बातों को सुनकर योहानेस उसकी ओर आते हैं और उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर मुझे सोचना चाहिए कि मुझे कैसे चुकाया जाएगा। योहानेस को ऐसा करते देखकर लेडियन को गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता रहता है कि वह व्यक्ति और उसे रोकते हुए लॉर्ड कार्सेस कहते हैं कि आपको रुकना चाहिए लेडियन, और लेडियन कहता रहता है कि लेकिन पिताजी, इससे मुझे दुख पहुंच रहा है। और यह देखकर लॉर्ड कार्सेस को भी गुस्सा आता रहता है और फेडरी कहता रहता है कि आप दोनों को अपने गुस्से को शांत करना चाहिए। लॉर्ड कार्सेस कहते रहते हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ गलतफहमी हो गई है एंड्रियस। यह सुनकर प्रीस्ट एंड्रियस घबराते हुए कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं, यह परिणाम कैसे आया, हम इसकी गहन जांच करेंगे। लॉर्ड कार्सेस को वहां से जाते देखकर प्रीस्ट एंड्रियस कहते रहते हैं कि मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज है जिससे हम टेम्पल के लिए राज्य को मुआवजा दे सकते हैं। और यह सुनकर लॉर्ड कार्सेस जाते जाते कहते हैं कि अब बस बहुत हुआ, आपको शांत रहना चाहिए। लॉर्ड कार्सेस टीएन के पास जाते हैं और अपने हाथ को आगे
आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि टियन अब सब खत्म हुआ, अब हमें अपने घर पर चलना चाहिए। सुनकर टियन सोचती रहती है कि मेरा घर, मेरा सच्चा परिवार जो मुझसे प्यार करता है एक एस्टीरियन के रूप में। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए स्माइल करते हुए कहती है कि ठीक है पिताजी, घर चलते हैं। एंड्रोस सोचते रहते हैं कि मुझे खुशी है कि मैं ड्यूक अल्फियस के अनुरोध पर शीघ्र तैयारी करने में सक्षम था। मुझे इस बात का खेद है कि मैं वहां थोड़ी देर से पहुंचा, लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि इस बीच वह बहुत ही ज्यादा साहसी और बहादुर लड़की बन गई। उस वक्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अगर उसे छू लूं तो वो रोने लगेगी। मैंने सोचा था कि वह बहुत ही नाजुक थी, लेकिन जब उसने अपने पंजे दिखाए तो वह बिल्कुल मांसाहारी जानवर जैसी थी। योहानेस टियन की उस छवि को सोचते रहते हैं और स्माइल करते हुए सोचते हैं कि उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। सेड्रिक इयांड्रोस से कहता रहता है कि योहानेस, आपकी अचानक अनुपस्थिति के कारण सम्राट अच्छे मूड में नहीं है। क्या आपको आज उनसे नहीं मिलना था? आपको हिज मैजेस्टी के सामने ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। प्रिंस इयांड्रोस कहते रहते हैं कि मुझे पता है कि वे मुझसे पार्टनर मुद्दे के बारे में सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें इतना गुस्सा आ रहा है। और यह सुनकर सेड्रिक कहता रहता है कि योहानेस, आपको योर मैजेस्टी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। प्रिंस इयांड्रोस सेड्रिक से कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है, लेकिन वैसे क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि मैं उनसे किस प्रकार से बात करता हूँ। और वो सोचते रहते हैं कि वैसे भी सम्राट ने क्या कहा होगा, वह मेरे दादाजी हैं जिन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ किया है। आखिर मैं इन सब बातों को इतनी आसानी से कैसे भूल सकता हूँ। उस क्षण हवेली में चारों ओर आग लिपटी हुई थी और वह वे दिन है जिस दिन उन्होंने मेरे माता पिता को अपने हाथों से निर्दय पूर्वक मार डाला था। इसके अलावा उप स्थान सृजन एक द्वितीय क्षमता थी जो विशेष रूप से शाही रक्त रेखा के भीतर प्रकट हुई थी और इसके बारे में केवल इतना ही ज्ञात था कि यह अंततः खतरनाक थी और इसे नियंत्रित करना कठिन था। इस प्रकार मैं धीरे धीरे 8 साल का हुआ और एम्परर ने मुझे मारने के प्रयास में मेरी गर्दन पर ब्लेड मार दी थी ताकि मैं किसी भी प्रकार का उत्पात न मचा पाऊं और मुझे वह आसानी से रोक पाए। मेरे माता पिता जो कि एम्परर के एकमात्र प्रिंस और प्रिंसेस थे, मुझे बचाने के लिए सम्राट की तलवार के सामने स्वयं को समर्पित कर दिया और जब मेरे माता पिता दोनों ही मर गए तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए केवल एकमात्र वंशज मैं ही रहा। इसीलिए अंततः उन्होंने मुझे मारने की बजाय मुझे क्राउन प्रिंस बना दिया और मुझे कहा गया कि ऐसा साथी ढूंढो जिसका नाम मेरे जैसा हो, मेरे उत्पात को रोकने के लिए एक बलिदान मेरी जान ले ले। और किसी पूर्णतया असंबंधित व्यक्ति को साथी के नाम से जीवन भर के लिए बंधन में बांधना, मेरे साथ एक कष्ट भोगना और उसका जीवन छोटा होना, यह कितना भयानक है। जल्दी ही वह रॉयल पैलेस पहुंच जाते हैं और एम्परर चिल्लाते हुए कहते रहते हैं कि आपसे कहा गया था कि आप जल्दी से एक साथी ढूंढें और जितना जल्दी हो सके उसके साथ अपने जीवन को शामिल करें, लेकिन आप इधर उधर घूम क्यों रहे हो। और यह सुनकर प्रिंस इयान कहते हैं कि इसके लिए मुझे माफ करना। वह व्यक्ति और कोई नहीं, कैसियन साम्राज्य का सम्राट विलियम ड्यूरंड क्रेसियन है, जो कि चिल्लाते हुए कहते रहते हैं कि ऐसा क्षण आ सकता है जब आप अपनी शक्तियों को संभाल नहीं पाएंगे। इयांड्रोस, आप कब तक इतनी मूर्खतापूर्वक हरकतें करते रहेंगे? प्रिंस इयांड्रोस चुपचाप वहां खड़े उनकी बातों को सुनते रहते हैं और योर मैजेस्टी कहते रहते हैं कि अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं आपको नहीं देखना चाहता हूँ। इयांड्रोस अपने मैजिक से एक पोर्टल को खोलते हैं और उसमें जाते हुए सोचते रहते हैं कि मुझे लगता था कि जब मैं छोटा था तो मैं अधिक विविधतापूर्ण
पूर्वक स्थान बना सकता था, लेकिन मुझे वह जला हुआ भवन याद नहीं आ रहा जहाँ मैं अपने माता पिता के साथ रहता था। इस स्थान के अलावा और कोई भी जगह याद नहीं आ रही। वह वहाँ से जाते जाते सोचता रहता है कि अगर मैं आग जला सकूं तो अच्छा होगा। मेरे द्वारा बनाए गए स्थान पर आखिरकार एक मोमबत्ती भी क्यों नहीं जलाई जा सकती है। यहाँ भले ही सब कुछ बिखरा हुआ हो और मैं मोमबत्ती भी नहीं जला सकता हूँ, लेकिन फिर भी यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ मैं बिना किसी की बाधा के आराम कर सकता हूँ। इयान रोज को अचानक से एक पिलो दिखाई देता है। उसे देखकर वह सोचता रहता है, आखिर इस स्थान पर यह पिलो कैसे आया। मैंने इसे यहाँ नहीं डाला है और न ही पहले कभी देखा है। उस पिलो में से इयान को एक अलग सी ही सेंट महसूस हो रही थी, जिसे देखकर वह सोचता रहता है कि कहीं यह वही तो नहीं जो मैं समझ रहा हूँ। क्या टियन इसे यहाँ लाई थी? और यह सोचते हुए प्रिंस इयान पिलो को जेंटली गले लगा लेते हैं और टियन के बारे में सोचते रहते हैं। योहानेस सोचते रहते हैं कि यह पिल्लो शायद टियन यहाँ लाई होगी और वो उसे गले लगा लेते हैं टियन के बारे में सोचते हुए। इसके बाद कैपिटल में बातें फैल जाती है कि एस्टेरियन परिवार की सबसे छोटी बेटी जीवित है और वो वापस आ गई है। और क्या आपको लेजेंड के बारे में पता है कि लाइट एबिलिटी वास्तविक में होती है? और इस तरह जब टियन के अस्तित्व के अधिकारित घोषणा हुई तो साम्राज्य का ध्यान पूरी तरह से उसकी ओर ही गया। यद्यपि उसकी योग्यता के बारे में विवरण स्पष्ट रूप से साझा नहीं किया गया था, जिन्होंने अपनी आंखों से पवित्र प्रकाश को देखा था। टियन के बारे में खबर पहुंचते ही उनके घर पे उसके नाम से कई लेटर आने लगे, जिन्हें देखकर के भाई कहते रहते हैं कि मुझे पता था कि इसके बाद यही होगा। इतने सारे लेटर्स को देखकर टियन आश्चर्य से कहती रहती है कि यह सब क्या है, और लेडियन टियन से कहता है कि यह सब आपके लिए निमंत्रण पत्र है। यह सुनकर टियन सरप्राइज होती है और कहती है, क्या सच में यह सब मेरे लिए है? और लॉर्ड कार्सेस कहते रहते हैं कि हाँ, अगर आप नहीं जाना चाहें तो आपको उनसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फेड्री भी उनमें से एक एक लेटर को देखता रहता है और कहता रहता है कि यहाँ बहुत सारे बेकार सामान हैं, और लेडियन उन लेटर्स को खुशी से जलाते हुए कहता रहता है कि इन्हें अच्छी तरह से जलाना चाहिए। यह सुनकर टियन कहती रहती है कि क्या इन्हें जलाना ठीक होगा? लॉर्ड कार्सेस टियन से कहते रहते हैं कि फिर भी कुछ ड्रेसेस सिलवा लेना अच्छा होगा। आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। टियन कहती है कि प्रत्येक मौसम के लिए नए कपड़े सिलवाना सबसे अच्छा है। लेडियन एक इनविटेशन कार्ड को देखते हुए कहता रहता है कि टेंड्रिस हमेशा अपनी डिजाइन को बदलते रहते हैं और उन्हें यह सब करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें फिर भी पता चल गया कि यह लेटर कहां से आया हुआ है। लेडियन टियन की ओर देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि आपको इयान द्वारा दिए गए सभी कपड़ों को किसी कोने में रख देना चाहिए। और फेड्री इनविटेशन कार्ड को जलाते हुए कहता है कि हाँ, लेडियन ठीक कह रहा है, यह अच्छा विचार है। लॉर्ड कार्सेस एक लेटर को देखते हुए कहते रहते हैं कि हम जल्द ही ओलिवियर को बुलवाएंगे। आखिरकार आपकी उम्र की लड़कियां इन चीजों के बारे में बेहतर तरीके से जानती हैं। यह सुनकर लेडियन आश्चर्य से कहता है, ओलिवियर पिताजी, क्या आप उसे सच में बुलाना चाहते हैं? और फेड्री कहता रहता है कि हम टियन को स्वयं ही शॉपिंग पर ले जा सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और लेडियन कहता रहता है कि एक आदमी की नजर क्या देख सकती है, इसकी एक सीमा होती है। यह ओलिवियर को टियन से मिलवाने का भी एक अच्छा मौका है। टियन आश्चर्य से कहती रहती है कि यह ओलिवियर कौन है, क्या आप मुझे बताएंगे? और फेड्री कहता है कि ओलिवियर आपकी कजन सिस्टर है, आपकी आंट की बेटी। यह सुनकर टियन सोचती रहती है, क्या मेरी कजन सिस्टर, क्या वह लड़की रोविन की तरह ही तो नहीं हो सकती? शायद मैं इस बारे में ज्यादा ही सोच रही हूँ। यह नेस्टेरियन लोगों से बिल्कुल अलग होगा और बेशक वो काफी अलग होगी।
टियन को इस तरह चिंतित देखकर फेड्री टियन के सिर को सहलाते हुए कहता है कि आपको उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, आप अभी भी नए लोगों से मिलने से शर्माती हैं, है ना? लेडियन स्माइल करते हुए कहता है कि यह सही है, किसी कजन के साथ अकेले जाने से तो बेहतर है कि आप मेरे साथ चलें, क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति है जिससे आप पहले कभी नहीं मिली होंगी। और फेड्री कहता है कि यदि आप उसके साथ जाएंगे तो यह संभव है कि आप कुछ ऐसा खरीद लेंगे जो कि फटा पुराना होगा। और यह सुनते ही लेडियन को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों ही लड़ने लगते हैं। यह देखकर टियन कहती रहती है कि प्लीज आप दोनों फाइट मत कीजिए। लॉर्ड कार्सस लेटर्स को ले जाते हुए कहते हैं कि ओह, इन सब से मुझे याद आया कि इस वर्ष क्राउन प्रिंस के जन्मदिवस पर प्रतिभोज भी दिया जा रहा है। यह सुनकर टियन अपने पिता के पास आती है और आश्चर्य से कहती है प्रिंस इयान का बर्थडे। और लॉर्ड कार्सस कहते हैं कि हाँ, प्रिंस इयान का बर्थडे। टियन सोचती रहती है कि ग्रैंडफादर चैंडर और आंटी एक महीने से पहले ही शाही महल में भोज की तैयारी करते रहते थे। नए कपड़े सिलवाना और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सभी चीजों को व्यवस्थित करना। और वे हमेशा कहते रहते थे कि महल के भोज अति अविश्वसनीय रूप से भव्य और महत्वपूर्ण आयोजन होते थे। तो इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि सर इयान को कुछ हुआ है? जन्मदिवस के बारे में सुनकर लेडियन भी एक्साइटेड होता है और वो कहता है कि टियन, आपका जन्मदिवस कब है? मैं तो इस बारे में आपसे पूछना ही भूल गया। यह सुनकर फेड्री और उसके पिता दोनों ही शॉक हो जाते हैं और उनके चेहरों को देखकर लेडियन कहता है कि अचानक से आप दोनों के चेहरों को ऐसा क्या हो गया है? और फेड्री लेडियन से कहता है कि आपको कमरे में जो कुछ भी बात हो रही है उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और लेडियन कहता रहता है कि आखिर मैंने गलत क्या कहा है? यह कहते ही लेडियन को अचानक से याद आता है कि टियन का जन्मदिन उस दिन आता है जब उसकी माँ की मृत्यु की सालगिरह मनाई जाती है। टियन कुछ सोचती रहती है। यह देखकर लेडियन सोचता रहता है कि उसे जरूर ही इस बारे में दुखी महसूस हो रहा होगा और वह टियन से कहता है कि टियन, मेरा वह मतलब नहीं था। टियन कहती है कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरा जन्मदिवस कब आता है। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरा जन्मदिवस कब आता है, क्योंकि वह कहते थे कि यह दिन बहुत ही ज्यादा अशुभ है और इसीलिए इस दिन मेरा जन्म नहीं मनाया जाना चाहिए। यह सुनकर टियन के पिता भी शॉक हो जाते हैं और टियन स्माइल करते हुए कहती रहती है कि लेकिन यह पहली बार है जब किसी ने इस बारे में मुझसे पूछा है और यह सुनकर मुझे सचमुच बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। टियन सोचती रहती है कि मेरे भाइयों के लिए भी शायद यह दिन अच्छा नहीं होगा, लेकिन वह फिर भी मेरी खुशी के लिए यह सोच रहे हैं। टियन कहती रहती है कि मुझे लगता है कि यह संभवतः ही सर्दियों में होता होगा, क्योंकि सर्दियों में मेरे ग्रैंडफादर का मूड हमेशा ही खराब रहता था। और यह सुनकर लॉर्ड कार्सस टियन को जेंटली गले लगा लेते हैं। लॉर्ड कार्सस दुखी होते हैं और टियन से कहते रहते हैं कि टियन, लीना के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। इसके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी या दोष नहीं है। और सच कहूँ तो लीना को इस बारे में पता चल जाता तो वह आपके ग्रैंडफादर को 2 टुकड़ों में बांट देती और उन्हें मार डालती। यह सुनकर टियन सोचती है क्या सच में? और उसके पिता कहते रहते हैं कि शायद वह भी मुझे 2 टुकड़ों में बांट देती, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। यह सुनकर टियन शॉक हो जाती है और घबराते हुए सोचती रहती है कि क्या सच में उसकी माँ ऐसा कर सकती थी। और उसके ग्रैंडफादर ने तो उसकी माँ के बारे में कहा था कि वह उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं थी, वह बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी थी। लॉर्ड कार्सस स्माइल करते हुए कहते हैं कि इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने पिता को और अधिक पाप करने से बचाने
में मदद करें क्योंकि मैं एक दिन आपकी माँ से आधे रूप में नहीं मिलना चाहता हूँ। टियन स्माइल करते हुए कहती है कि ठीक है पिताजी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। और लॉर्ड कार्सेस उसके सर को सहलाते हुए कहते हैं कि आप मेरी ही बेटी हैं, बहुत प्यारी बेटी। टियन बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी और दोनों भाई उसे गले लगाते हुए कहते हैं कि आप मेरी बहन हैं, आप मेरी बहन हैं। और वह उसे इतना तेज गले लगाते हैं कि टियन सोचती रहती है कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। थोड़ी देर बाद टियन को पता चलता है कि इयान यहाँ आ गए हैं और वो भागते हुए खुशी से उसके पास जाती रहती है। टियन को भागते हुए आता देखकर प्रिंस इयान रॉस कहते हैं कि भागो मत, अगर आपको चोट लग गई होती तो। और टियन गहरी सांस लेते हुए कहती है कि मैं आपको यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। प्रिंस इयान रॉस टियन को देखकर सोचते रहते हैं कि तो अब यह इसका घर है। और जब मैं टियन को पहली बार यहाँ लाया था तब से वह बिल्कुल अब बदल गई है। वो दोनों वहाँ से जाते रहते हैं और टियन इयान से कहती है कि सर इयान, क्या आप कठिन समय से गुजर रहे हैं? टियन इयान के पास जाती है और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहती है कि मैंने सुना है कि इस वर्ष आपके जन्मदिन का भोज आयोजित नहीं कर रहे हैं। टियन को ऐसे फुसफुसाते हुए कहते देखकर प्रिंस इयान रॉस कहते हैं कि आप इतनी सावधानी से क्यों बात कर रही हैं। और टियन कहती रहती है कि मुझे चिंता है कि कहीं यह बात कोई सुन ना ले। प्रिंस इयान रॉस स्माइल करते हुए कहते हैं कि बच्ची, क्या आप मेरे बारे में चिंतित हैं? जन्मदिन के भोज को रद्द करने की योजना शुरू से ही बनाई गई थी, यह इसीलिए रद्द नहीं किया गया क्योंकि कुछ हुआ था। टियन कहती है कि यह राहत की बात है कि आप बिल्कुल ठीक हैं और मुझे किसी भी भोज की जरूरत नहीं है। मैं खास तौर पर किसी भी प्रकार का जश्न नहीं मनाना चाहता। टियन अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहती है कि यदि अगर ऐसी बात है तो एस्टीरियन स्टेट में अपना जन्मदिन मनाने का विचार कैसा रहेगा? और उस जन्म दिवस में मैं और मेरे भाई भी आपके साथ शामिल होंगे। यह सुनकर प्रिंस इयान रॉस खुश होते हैं और टियन के सर को सहलाते हुए कहते हैं ठीक है टियन। जल्द ही फेड्री और लेडियन भी वहाँ आ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। टियन, आप जल्दी से उससे कहो कि ऐसा नहीं हो सकता। और यह सुनकर टियन कहती है कि लेकिन इस बारे में मैंने ही उन्हें कहा है। और वो दोनों गुस्से से कहते रहते हैं कि जल्दी से अपना हाथ हटाओ टियन से। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और वो अंदर आकर बैठ जाते हैं और प्रिंस इयान रॉस कहते रहते हैं कि मैं अपना जन्म दिवस एस्टीरियन स्टेट में बिताकर बहुत खुश हूँ। फेड्री कहता रहता है कि नहीं, यह एक तरफा निर्णय है योर हाइनेस क्राउन प्रिंस। जब शाही महल बिल्कुल ठीक है तो हमारी संपत्ति पर जोर क्यों दिया जा रहा है? क्राउन प्रिंस कहते रहते हैं कि मैं किसी भी प्रकार से किसी भी बात पर जोर नहीं दे रहा हूँ और वैसे भी मुझे यहाँ टियन ने इनवाइट किया है। टियन कहती है कि ब्रदर, अकेले जन्मदिन बिताना अकेलापन भरा होता है। यदि मुझे अपना जन्मदिन पता होता तो मैं भी उसे अकेले नहीं मनाना चाहती। यह सुनकर इयान रॉस सोचता रहता है कि क्या टियन को अपने जन्म दिवस के बारे में नहीं पता है। और वो कहते हैं टियन कि अचानक से लेडियन उनके चेहरे पर हाथ रख देता है और उन्हें कुछ कहने नहीं देता है और कहता है कि इस बारे में बात मत करो। लेडियन को ऐसा करते देखकर योहाइनेस उसके हाथ को हटाते हुए सोचते रहते हैं कि मैं देख सकता हूँ कि टियन जब तक यहाँ थी तब तक में यहाँ क्या क्या हुआ है। फेड्री टियन के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं कि टियन, इयान अकेले नहीं है, वह क्राउन प्रिंस हैं। भले ही हम वहाँ उनके साथ न हो लेकिन फिर भी वह लोगों के साथ घिरे हुए हैं। यह देखकर प्रिंस इयान रॉस स्माइल करते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरे पास अपना जन्मदिन मनाने के लिए कोई भी दोस्त नहीं है। यह सुनकर फेड्री गुस्से से इयान को देखता रहता है और इयान रॉस कहता है कि ठीक है,
है, मैं आपसे किसी भी प्रकार का फेवर नहीं मांग रहा हूँ, इसके बजाय चलो हम एक डील करते हैं। यह सुनकर फेड्री कहता है कि एक डील? प्रिंस इयान रोज कहते हैं कि आप आधिकारिक कार्यक्रम के लिए टीएन की पोशाक तैयार करने की योजना बना रहे हैं, है ना? और मैं इसके लिए मैडम एस्टेला को यहाँ लाऊंगा। यह सुनकर फेड्री सरप्राइज हो जाता है और कहता है मैडम एस्टेला, और यह सुनकर टीएन कहती है कि आखिर वह कौन है? मैडम एस्टेला एक डिजाइनर है जो कि रॉयल्टी के लिए वस्त्र बनाती है और कई रईसों ने उनके कपड़े पहनने का सपना देखा है, लेकिन वह रॉयल फैमिली के पुनः अनुरोध का ही जवाब देती है और उनके लिए ही कपड़े डिजाइन करती है। फेड्री सोचता रहता है, मैंने सुना है कि उनका चेहरा, उम्र और यहाँ तक कि उनकी राष्ट्रीयता को भी गुप्त रखा गया है। यही नहीं बल्कि वह एक प्रसिद्ध डिजाइनर भी है। फेड्री कहता है कि क्या आप इस बारे में गंभीर हैं? और योहानेस कहते हैं कि बिल्कुल, क्या आपको लगता है कि मैं इस तरह की बात पर झूठ बोलूंगा? फेड्री कहता रहता है कि आप इस बारे में किस प्रकार से विश्वास से कह सकते हैं कि एस्टेला टीएन के लिए पोशाक बनाएगी? और पास खड़ी नौकरानियां आपस में बातें करती रहती हैं, पोशाक वो भी मैडम एस्टेला से। इयान रोज कहता रहता है कि यह पूरी तरह से सच नहीं है, केवल राज परिवार ही उससे संपर्क कर सकता है। और आप दोनों इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और यह सुनकर वो दोनों ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो दोनों सोचते रहते हैं कि अगर यह एस्टेला की पोशाक होगी तो संभवतः कोई अन्य नोबल फैमिली इसे प्राप्त नहीं कर सकेगी, और इसके अलावा आगे आने वाले लुमिनेरिया में टीएन निश्चित रूप से सबसे अलग नजर आएगी, अगर वह हमारे साथ घंटे बिताकर यह सुनिश्चित कर सके तो। यह सब सोचकर फेड्री खड़ा होता है और बाव करते हुए कहता है कि क्राउन प्रिंस का जन्म दिवस मनाना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। इसके अलावा हम एस्टीरियन स्टेट में सब कुछ तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रिंस इयान रोज स्माइल करते हुए कहते हैं कि आपने यह तो बहुत ही अच्छी बात कही है, और यह सुनकर टीएन भी खुश होती है और स्माइल करते हुए कहती है, इसके लिए आपका शुक्रिया ब्रदर। टीएन इयान रोज के पास आती है और स्माइल करते हुए कहती है कि यह बहुत ही अच्छी खबर है, क्या आपको यह नहीं लगता योहानेस? यह सुनकर इयान रोज कहता है कि योहानेस, और टीएन कहती रहती है कि हर कोई आपको योहानेस या क्राउन प्रिंस कहता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक मैं आपसे बहुत ही लापरवाही से बात कर रही थी। यह सुनकर इयान हल्का सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं और वो टीएन से कहते हैं कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ मुझे इयान ही कहें। टीएन आश्चर्य से कहती है क्या? और इयान रोज कहता रहता है कि आप मुझे इयान कह सकती हैं या जो आपको पसंद आए वो कह सकती हैं, लेकिन आप मुझे योहानेस नहीं कहेंगी। टीएन कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, और वो सोचती रहती है कि आखिर वह ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। इयान रोज का कैरेज आ जाता है और इयान रोज कहता रहता है कि वैसे हिज मैजेस्टी ने टीएन से मिलने की इच्छा जताई थी। यह सुनकर लेडियन शॉक हो जाता है और वो कहता है कि अब यह मत कहना कि आप यहाँ हमारे एस्टीरियन स्टेट में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप टीएन को क्राउन प्रिंसेस बनाने की योजना बना रहे हैं। प्रिंस इयान रोज कहते रहते हैं कि आपको इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा इरादा इस प्रकार का बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा आप दोनों जानते हैं कि एक क्राउन प्रिंस बनने का मतलब क्या होता है, और मैं टीएन पर इस प्रकार की किसी भी जिम्मेदारी का बोझ डालने का कोई इरादा नहीं रखता हूँ। मुझे बस ऐसा लगता है कि हिज मैजेस्टी इस बारे में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि आखिरकार उसने एक महान क्षमता को प्रकट किया है। यह सुनकर लेडियन राहत की सांस लेता है और फेड्री कहता रहता है कि खैर यह अजीब बात होगी अगर वह इस बारे में एक्साइटेड नहीं होंगे तो। टीएन भी वहाँ आ जाती है और उसके हाथ में एक बॉक्स था और वो स्माइल करते हुए कहती रहती है कि इयान, सच में यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे ट्राई करें। इयान रोज टीएन के सर को सहलाते हुए कहता है कि तो क्या आप इसीलिए रसोई
घर की ओर गई थी और टियन कहती है कि हाँ मैं इसीलिए वहाँ गई थी। अचानक से इयान रोज को कोई बात याद आ जाती है और वो टियन से कहता है कि ओह एक मिनट, मैं आपसे किसी चीज के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे आयामी स्थान में एक गुलाबी रंग का पिलो था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा है, क्या वह आपका है? टियन सोचती रहती है कि एक पिलो, जब मैं अंदर गई तो वो पहले ही वहाँ मौजूद था और इयान रोज कहता रहता है कि वह पिलो जो गोल्डन कलर के धागे और रिबन से सजा हुआ है। यह सुनकर टियन आश्चर्य से कहती है क्या, क्योंकि जब उसने उस पिलो को देखा था तो उस पर किसी भी प्रकार की सजावट नहीं थी। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और रॉयल पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ योहानेस कहते रहते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि अब इसे दिखाने का समय आ गया है अल्फियस? ड्यूक अल्फियस कहते रहते हैं कि वह बच्ची थोड़ी शर्मीली है और वैसे भी जल्द ही लुमिनेरिया आने वाला है, आप उसमें स्वयं उसे देख सकते हैं। यो मैजेस्टी कहते रहते हैं कि क्या आप एस्टीरियन और नेस्टीरियन के लेजेंड के बारे में अवगत हैं? और ड्यूक अल्फियस चिल्लाते हुए कहते हैं कि यह केवल हमारे वंशावली से प्रचलित एक लेजेंड है, इसका योहानेस क्राउन प्रिंस से किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है। और यो मैजेस्टी कहते हैं कि अल्फियस, मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूँ, हम अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ड्यूक अल्फियस कहते हैं कि यो मैजेस्टी, आप भूल तो नहीं गए हैं ना, क्योंकि मुझे उस दिन के बारे में अच्छे से पता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मेरी ग्रैंडडॉटर शिकार नहीं बनेगी, नहीं यह कि उस दिन की घटनाएं दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। और यो मैजेस्टी गुस्से से कहते रहते हैं कि अल्फियस, आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? और अल्फियस भी चिल्लाते हुए कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि मैं नहीं जानता कि उस छाप का मतलब क्या है? और मैं कभी भी अपनी ग्रैंडडॉटर को उन बेड़ियों में नहीं बंधने दूंगा। और यो मैजेस्टी कहते हैं कि वैसे भी वह लड़का इयान भी आपकी ग्रैंडडॉटर पर किसी भी प्रकार की छाप छोड़ने का साहस नहीं करना चाहता। ड्यूक अल्फियस हिज मैजेस्टी से माफी मांगते हैं और हिज मैजेस्टी कहते रहते हैं कि हाल ही में वह बच्चा काफी बदल गया है, पहले वह अकेला सा रहता था लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शायद आपकी ग्रैंडडॉटर ही इस बदलाव का कारण है। ड्यूक अल्फियस कहते रहते हैं कि योर मैजेस्टी, उस दिन के बारे में क्या अब भी आप सच उजागर करने का कोई इरादा नहीं रखते?